हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 जंतु जगत एनिमल किंगडम। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वे बहुत ही विकसित होते हैं दूसरे जगत की अपेक्षा। तो चलिए इनके लक्षण के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इनके लक्षण में सबसे पहला दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय संरचना और साथ ही साथ क्या है, ये यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले होते हैं। इनमें क्लोरोफिल क्या है, पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। यानी जो एनिमल किंगडम रहते हैं, ये सभी को पता होगा कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें क्लोरोफिल क्या है, एब्सेंट रहता है। इसलिए ये क्या है, विषमपोषी होते हैं, दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। अगला कैरेक्टर इसका दिया है कि इनमें क्या है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये भोजन को निगल कर खाते हैं। तो ये भोजन को निगल कर खाने की जो क्रिया है, यही क्रिया क्या कहलाती है, प्राणी संपोषण या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। अगला है, इनमें गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी एवं प्रचलन यानी कि लोकोमोशन पाया जाता है। इनमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है, यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए इनके शरीर में क्या पाया जाता है, जो विकसित होंगे, ठीक है, जो विकसित होंगे उन्हीं में ही नर्वस सिस्टम पाया जाता है। कुछ ऐसे जीव आते हैं जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन अधिकांश जो जीव होते हैं यानी कि जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले अधिकांश जीवों में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है। इनमें प्रजनन प्रायः क्या होता है, लैंगिक विधि से होता है। उत्सर्जन हेतु इनमें विशिष्ट प्रकार के उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। यानी कि आप लोग तंत्रों के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, मतलब जितने भी तंत्र हैं वो तंत्र इन्हीं में ही, जंतुओं में ही क्या रहते हैं, विकसित रहते हैं। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिनमें मतलब इनमें से कुछ ही तंत्र पाए जाएंगे, सारे तंत्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो हायर डेवलप जो एनिमल होते हैं उनमें ये सभी तंत्र क्या है, विकसित रहते हैं, जैसे कि मनुष्य। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें भोज्य पदार्थों का संग्रहण जो होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो क्या है, स्टोर होते रहता है। और जब कभी भी क्या है, हमें भोजन नहीं मिल पाता तो उस कंडीशन में यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ग्लाइकोजन जो है ये कहाँ संग्रह होता है, लीवर में। ठीक है। इनमें वृद्धि सभी अंगों में एक साथ होती है। इस तरीके से ये क्या है, जो जंतु जगत है उसके 10 कैरेक्टर हैं। तो चलिए अब इसका अगला क्या दिया है, हैबिटेट। आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो सिर्फ इनके क्या हैं 4 से 5 लक्षण लिख लेंगे, सारा चीज़ नहीं लिखना है। जंतु जगत पार्ट का हेडिंग डालिए, उसके बाद कुछ कैरेक्टर लिख लेना है। उसके बाद इसका हैबिटेट दिया हुआ है। हैबिटेट में सिर्फ आप लोग इसका इस तरीके से लिख लेंगे। हैबिटेट में क्या है, सबसे पहले जंतुओं में पोषण को बताया गया है कि ये तो विषम पोषी होते हैं, जाहिर सी बात है। तो विषम पोषी के भी फिर इसे इनको डिवाइड किया गया है। जैसे देख रहे हो आप लोग कि शाकाहारी होते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, खरगोश, बकरी, गाय है। मांसाहारी होते हैं इस तरीके से शेर, बाघ। सर्वाहारी यानी कि सब कुछ को खाने वाले, कॉकरोच, मानव हो गए। ठीक है। रक्ताहारी यानी कि जो कि ब्लड को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, चूसते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जोंक हो गया। ठीक है। अगला है पैरासाइट यानी कि परजीवी, जो कि अपने भोजन के लिए क्या है, दूसरों पर ये आधारित मतलब निर्भर रहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, परजीवी रूप में ये रहता है, जैसे कि फीता कृमि हो गया, गोल कृमि, चपटे कृमि। ये दूसरे जंतु के शरीर में रहकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। अगला है मृतोपजीवी, जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को क्या है, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें क्या है, इसका विष्ठाभोजी। ठीक है। इसमें क्या है, वे जंतु जो विष्ठा का भक्षण करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर शुअर दिया है, गुबरेला दिया है, आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से जो विषम पोषी जो जीव होते हैं उनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इन्हीं के आधार पर फिर इनको अलग अलग संघ में रखा जाता है। उसके बाद यह है आपका पौधों और जंतुओं में अंतर, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है।
नहीं लिखेंगे कॉपी में फिर भी चलेगा। अगला इनमें दिया हुआ है कि जंतु, जितने भी जंतु रहते हैं उन मतलब क्या बोलना चाहिए, इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनको जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन सभी का क्या है, रहने का जो स्थान है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई जंतु क्या है जल में रहता है, कोई स्थल में रहता है, कोई मरुस्थल में रहता है, कोई बिल में रहता है। तो इस तरीके से भी क्या है, इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें क्या है, जल में रहने वाले, भूमि में, जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले, वायु में रहने वाले, ठीक है, इस तरीके से इसको दिया हुआ है। इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, ये इजी है, एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको आपको समझना जरूरी है, जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, ठीक है, यानी कि जंतुओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो वो लक्षण देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर दिया है संगठन के स्तर, और दूसरा क्या है जंतु शारीरिक पैटर्न। तो सबसे पहले संगठन के स्तर में तो यहाँ पर ये डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन दूसरा का आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट में जंतु शारीरिक पैटर्न यानी कि उसके शरीर की बनावट किस तरीके से है उसके आधार पर उनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है शारीरिक रूपरेखा, शारीरिक समिति, प्राथमिक जनन स्तर, देह गुहा, शरीर विखंडन, शारीरिक आधार एवं सुरक्षा, इन 6 पॉइंट को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संगठन के स्तर, यानी कि उसका शरीर किन किन अब जाहिर सी बात है कि ये कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं, तो वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं कि कोशिकाओं के समूह ऊतक से मिलकर बने हैं, उनमें क्या है जो तंत्र हैं वो विकसित हैं कि नहीं, इस तरीके से। तो सबसे पहले संगठन के स्तर में हमें देखना है, पहला क्या है कोशिकीय स्तर। तो सबसे आप लोग जानते हैं कि जो जगत होता है ये कई संघों का समूह होता है। संघ समझ रहे हैं ना आप लोग, कई संघों का समूह होता है। उसी तरीके से जो संघ होता है ये बहुत सारे वर्गों का समूह होता है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें जो पोरीफेरा संघ है, पोरीफेरा संघ है, पढ़ेंगे आगे इसको कि जगत को 10 संघों में डिवाइड किया गया है। फिर उन 10 संघों के बारे में आप लोग को डिटेल स्टडी करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कोशिकीय स्तर, यानी कि ये ऐसे जीव हैं जिनमें सिर्फ क्या है कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। कोशिकाएं जो है ये ऊतक का निर्माण नहीं करती। देखिए, यह सरलतम जीवों में पाया जाता है जिनमें ऊतकों का क्या है अभाव रहता है। विशिष्ट कार्यों हेतु क्या है कोशिकाएं ही सामूहिक रूप से श्रम विभाजन का कार्य करती हैं। यहाँ पर वर्ड आया है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का अर्थ यह है कि जैसे कि क्या बोलना चाहिए, अगर कुछ कार्य हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहिए, घर निर्माण का ही कार्य हो रहा है तो उसमें अलग अलग इंसान रहते हैं काम करने के लिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि मिस्त्री हो गया, मिस्त्री का कार्य अलग होता है, जो लेबर रहता है उनका कार्य अलग होता है, सब का कार्य समान नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जितनी कोशिकाएं होती हैं सभी का कार्य एक समान नहीं होता। जैसे कि जो लीवर सेल होते हैं उनका फंक्शन अलग होता है, जो हार्ट सेल रहते हैं उनका कार्य अलग होता है, जो स्टमक सेल होंगे, किडनी सेल होंगे, इन सभी का मतलब जो सेल रहते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनका कार्य भी अलग होता है। तो उसी को ही बोला जाता है श्रम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर श्रम इस तरीके से विभाजन, कि उन सभी कोशिकाओं को क्या है पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब एक सेल है, एक सेल समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या है डिवाइड होकर बहुत सारे सेल का निर्माण होता है। अब वो जो मतलब इस तरीके से बहुत सारे, ठीक है, सेल्स का निर्माण हुआ है, उन सभी सेल्स को पर्टिकुलर कार्य करने के लिए ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, उसी को श्रम विभाजन बोला जाता है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, स्पंज। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है इसमें कोशिकीय ऊतक स्तर, यानी कि कोशिकाएं समूह बनाकर क्या बनाती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ये ऊतक लेवल का होता है कि इनमें क्या है संगठन स्तर युक्त में जंतुओं में क्या है
सत्य ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है इसका, सिलेंट्रेटा, यानी कि सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें किस तरीके का कोशिकीय संगठन पाया जाता है, कोशिका ऊतक स्तर टाइप का। अगला दिया है ऊतक अंग स्तर। आप लोग जानते हैं कि कोशिका से मिलकर क्या बनता है, कोशिकाएं समूह बना कर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतक फिर किसका निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं, और जब सभी अंग एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से ऊतक अंग स्तर में चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार के संगठन स्तर युक्त जंतुओं में ऊतक संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अंग निर्मित इस तरीके का जो है ये स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, चपटे कृमि में पाया जाता है। इनमें तंत्र विकसित नहीं होते हैं, केवल अंग पाए जा रहे हैं। उसके बाद जो उच्च वर्गीय प्राणी होते हैं उनमें अंग स्तर लेवल का संगठन पाया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, जितने भी अंग होते हैं वो मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, जो कि सर्वोच्च स्तर होता है और उच्च वर्गीय प्राणियों में पाया जाता है। दूसरा में देखिए बी नंबर में हमको देखना है जंतु शारीरिक पैटर्न। फर्स्ट में क्या देखे थे, कोशिकीय संगठन स्तर। दूसरा में हम लोग को क्या देखना है, जंतु शारीरिक पैटर्न। इसके अंतर्गत चलिए फर्स्ट में दिया हुआ है जंतु शरीर की रूपरेखा, यानी कि प्रत्येक जीव का शरीर क्या रहता है, उसकी शारीरिक बनावट, आकार और आमाप क्या है, अलग अलग टाइप की बनी होती है। लेकिन इसके अंतर्गत मतलब उनके शरीर की जो बनावट रूपरेखा है उनको वे जो है वो इन्हीं 3 टाइप में से किसी एक योजना से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखिए जो जगत है उनको 10 संघ में डिवाइड किया गया है, तो उन 10 संघों में से कोई मतलब जितने भी होंगे वो इन्हीं तीनों में से किसी एक योजना से मिलकर उनका शरीर का रूपरेखा बना होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है, कोशिका समूह योजना। क्या दिया है, कोशिका समूह योजना। हमने अभी देखा कुछ देर पहले कोशिकीय संगठन स्तर में कोशिकीय समूह योजना। ठीक है, तो कोशिका समूह योजना में क्या था कि सिर्फ वहाँ पर कोशिकाएं ही विकसित थी, कोशिकाएं विकसित होकर ऊतक का निर्माण नहीं कर रही थी। ठीक है, कोशिका लेवल का था वो, और कोशिकाएं ही विभाजित मतलब श्रम विभाजन के द्वारा विभिन्न कार्यों को कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत भी आने वाले जो जीव होंगे उनमें केवल कोशिकाएं ही फंक्शन करेंगी, उनमें ऊतक या फिर जो तंत्रिकीय समन्वय यानी कि तंत्रिका तंत्र होता है वो अनुपस्थित रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्पंज, जो कि पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसको इसलिए आपको याद रखना है कि अभी जब हम लोग संघ का पढ़ेंगे तो किस तरीके से ये इसका लक्षण बनेगा। जब हम लोग पोरीफेरा संघ का लक्षण पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये देखना है, लक्षण में लिखना है कि जो पोरीफेरा संघ है इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु की शरीर की रूपरेखा होती है वो किस तरीके कोशिका समूह योजना प्रकार की होती है, ये इसका लक्षण है। ठीक है, अगला क्या दिया है, अंधकोश योजना। अंधकोश योजना और नलिका अंदर नलिका योजना, इसमें आप लोग को थोड़ा सा देखना है। ठीक है, ये रहा जो फर्स्ट वाला है, क्या दिया है फर्स्ट में कोशिका समूह योजना। कोशिका समूह योजना का स्पंज का डायग्राम इस तरीके से होता है। इसमें क्या है देख सकते हैं, ये चलिए इसको भी बता दे रही हूँ थोड़ा सा, ये तीर का निशान क्यों दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ छिद्र हैं इसके बॉडी में। तो ये छिद्र का जो फंक्शन रहता है, मतलब ये छिद्र को बोला जाता है ऑस्टियम या फिर ऑस्टिया। ये जो ओपनिंग होते हैं, इन्हीं ओपनिंग के द्वारा जो वाटर रहता है वो इंटर करता है, और वाटर में जो भी तत्व रहते हैं, जो भी मिनरल्स रहते हैं, उनको इनके बॉडी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और जो बचा पानी रहता है उसको, ये जो माउथ वाला पोर्शन है अग्रभाग पर, इसको बोला जाता है ऑस्कुलम। इसी ऑस्कुलम के द्वारा सभी पानी को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये पानी जो है ये जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, जल में रहने वाले, तो पानी इंटर करता है और ऑस्टिया के द्वारा पानी इंटर करता है और ऑस्कुलम के द्वारा पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा हमको क्या देखना है, अंधकोश योजना। देखिए आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव में क्या है, भोजन को ग्रहण करने के लिए और भोजन को जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या पाया जाता है, अलग अलग अंग पाए जाते हैं। लेकिन अंधकोश योजना में इस तरीके का संरचना नहीं पाया जाता। इसमें भोजन को ग्रहण करने और अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या है, केवल एक ही
द्वार पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रा में यहाँ पर माउथ वाला पोर्शन लिखा हुआ है। माउथ के द्वारा ये क्या है, देखिए भोजन को ग्रहण करते हैं, इसका पाचन होता है, पाचन क्रिया के द्वारा अवशोषण होता है, अवशोषण क्रिया के द्वारा जो भी अनपचा भोजन रहता है या फिर जो भी वर्ज्य पदार्थ होता है इसको भी क्या है, इसी माउथ के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, अंधकोश योजना। ये किन में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनके अंतर्गत ये आते हैं। तीसरा क्या है, नलिका अंदर नलिका योजना। ये विकसित जीवों में पाया जाएगा, नलिका अंदर नलिका योजना, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा। ठीक है, इनमें क्या होता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करने के लिए अंग पाया जाता है जिसको माउथ बोला जाता है, और शरीर से अनपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए एक अंग पाया जाता है जिसको बोला जाता है एनस। ठीक है, क्योंकि ये विकसित जीव हैं तो इनमें दोनों ही क्रिया के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं इस तरीके से। अब एक और चीज़ है इसमें, जो थर्ड वाला हम लोग देखे हैं उसी का, कि प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक। तो प्रोटोस्टोमिक में क्या होता है, इसमें बात आएगी आप लोग की माउथ और एनस की। प्रोटोस्टोमिक में क्या होता है, माउथ का विकास पहले होता है, उसके बाद एनस का। एग्जाम्पल में आपके दिए हैं गोल्डक्रिमी, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोड्स, है ना, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्या दिया है, ड्यूटेरोस्टोमिक। ड्यूटेरोस्टोमिक में इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसमें गुदा द्वार यानी कि एनस का विकास पहले होगा और माउथ का विकास बाद में। एग्जाम्पल में दिया है इकानोडर्मस, कॉर्डेट, इसके एग्जाम्पल हैं। अगला हमें देखना है इसके लक्षण में, है ना, इसका दिया हुआ है दैहिक या शारीरिक समिति। दैहिक या शारीरिक समिति मतलब प्रत्येक जीव के जो अंग होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं वे अंगों मतलब उन अंगों की व्यवस्था इस तरीके से होती है कि इनको अगर मान लीजिए किसी मतलब तल से काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको हम लोग किसी भी तल से काटें तो वो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जंतुओं के शरीर में अंगों की व्यवस्था के स्वरूप को ही दैहिक समिति कहते हैं। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं और प्रत्येक जीव का शरीर इन्हीं मतलब तीनों में से एक टाइप का होता है। पहला क्या दिया है, असमिति जीव। यहाँ पर जुड़ गया है, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनको हम लोग किसी भी तल से काटते हैं तो वो दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल में दिया है स्पंज। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये स्पंज है। स्पंज को आप लोग किसी भी तल से यानी कि चाहे अनुप्रस्थ काटो, लंबवत काटो, ऑब्लिक में काटो, किसी भी तल से काटोगे तो ये दो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो सकते। उसी प्रकार सेकंड में क्या दिया है, अरीय समिति जीव। ठीक है, इसको बताता है रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मतलब चलिए ऐसे समिति जिनमें शरीर के विभिन्न अंग एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि शरीर को केंद्रीय अक्ष से होते हुए किसी भी तल पर काटने पर वह दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, उसी को ही अरीय समिति कहते हैं। जैसे कि तारा मछली, हाइड्रा है, जेलीफिश है, शाइकॉन है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में ये स्टार फिश है। स्टार फिश में एक क्या है, एक केंद्र भाग है। ठीक है, और इस केंद्र से होते हुए इसके शरीर को हम लोग किसी भी तल से काटते हैं तो वो उसका बॉडी क्या है, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि हम लोग क्या है, इसके तल से होते हुए अगर हम लोग इसको लंबवत काटें, लंबवत काटने पर भी ये दो बराबर भागों में लंबवत काटने पर भी दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। अनुप्रस्थ काटें फिर भी, ऑब्लिक में काटें फिर भी ये क्या है, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इसके केंद्र से होकर काटना है ना। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट में क्या दिया है, द्विपार्श्व समिति जीव। द्वि यानी कि यहाँ पर क्या है, दो बराबर भागों में, ये केवल दो बराबर भागों में ही विभाजित हो सकता है। ठीक है, और वो भी एक ही तल से काटने पर, एक या फिर दो, इस तरीके से बोल सकते हो। एग्जाम्पल में इसका दिया है जैसे कि मछली हो गया, मकड़ी हो गया, मनुष्य। यानी कि देख सकते हो यहाँ पर मकड़ी है, मछली का दिया हुआ है, इसको केवल एक ही तल से काटा जा सकता है। मछली को भी एक ही तल से काटा जा सकता है, और किसी भी तल से आप इन दोनों को काटोगे, मनुष्य को चाहे काटोगे, खुद को ही आप लोग इमेजिन करके देखिए, अगर आप लोग को अगर लंबवत ही काटा जाए तभी आप जाकर क्या है, दो बराबर भागों में विभाजित हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। ठीक है।